तो पहले तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक था, जब आपने उसे गिरफ्तार किया उसके बाद क्यों बिगड़ गया लॉ एंड ऑर्डर? इसका मतलब है कि डीसी साहब झूठ बोल रहे थे और वो किसी और मंशा से वहां पे काम करना चाहते हैं। तालिब साहब, आपसे एक रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश करेंगे। इस तरह से जैसे कि आप जानते हैं, आपने भी न्यूज़ देखी होगी, हमने भी देखी होगी, बीजेपी के जो कुछ लीडर्स हैं वो इसके हक में है। वो कहते हैं कि ये जो पीएसए लगा है महराजुद्दीन मलिक के ऊपर, तो ये सही लगा है। तो इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? देखिए ना जनाब, पीएसए वो क्यों नहीं सपोर्ट में बोलेंगे? पीएसए एक बिजनेस है। डिप्टी कमिश्नर डोडा अगर आपको कहीं पे सुन रहे हैं तो उनके लिए आप अपना क्या पैगाम भेजेंगे? डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश है सर, देखें हम वो एमएलए साहब है महाराज भाई, हमारा हमेशा 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 हमारा आज आके बहस मुबासा हमारा इंतजामिया से होता है। हम जब से बात करने लगे हैं, कभी पुलिस से कभी सिविल इंतजामिया से हमारे बहस मुबासा होता है, और किसी भी शख्स की जुबान अगर गलत है तो उसको हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन एक शख्स की अगर जुबान गलत है, उन्होंने आपको ठीक तरीके से नहीं बुलाया, डीसी साहब करके नहीं बुलाया, तो आपने उस खुंदक में आके पीएसए लगा दिया, ये तो इंसाफ की बात है ही नहीं सर। पीएसए की तलवार हर उस नौजवान के सर पे लटकती है जिसके नाम के साथ मुसलमान वाला कुछ लगा हुआ है। पीएसए की तलवार हर उस शख्स पे लटकती है जो मुसलमान है, जो कमजोर है, जो पैसे वाला भी है, तो पैसे दे दो, नहीं तो पीएसए में अंदर जाओगे। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, जो बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर जो है अपने नंबर बढ़ाने के लिए, कुछ इनामात के लिए, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, मैं पूरी पुलिस को नहीं कह रहा हूँ, चंद पुलिस ऑफिसरान और कुछ जो सिविल इंतजामिया के लोग, ये सारे के सारे सर ये गैर कानूनी काम करने के लिए, असल हकीकत में जो सच बात करने वाले लोग हैं उनको दबाने के लिए ये पीएसए कानून जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब लाए थे यहाँ पे जंगलात की स्मगलिंग को रोकने के लिए। लेकिन आज देखें कि अज़ाब जान बन गया है। हमारी कश्मीर से कितने ही लोगों को पीएसए के तहत जेलों में बंद किया हुआ है। डीडीसी है यहाँ से बुनिवा से आमीना चौधरी साहिबा, मेरी उनसे बात हुई, उनके पीएसओ ड्रॉप कर दिए। उनकी जो सिक्योरिटी थी एक बीडीसी के साथ होती है, वो आपने सिक्योरिटी के जो पुलिस वाले 2 बंदे उनके साथ चला करते थे, उनको विड्रॉ कर लिया आपने। तो क्या सिक्योरिटी रह गई सर एक डीडीसी की? आपने एमएलए को उठा के जेल में बंद कर दिया, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो बात करता है उसको जेल में डाल देते हो। कोई डीडीसी सपोर्ट में आता है, अब वो हालांकि खवातीन है, बीडीसी चेयरपर्सन भी और ये डीडीसी भी, उन सब को जनाब एक की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली और दूसरी का पता ही नहीं है, फातिमा फारूक का। मैं अभी कहीं बात तो किसी से हो ही नहीं रही है डोडा में, अभी कहीं देख रहा था कि कहीं कोई खबर चल रही थी कि वो दोनों हस्बैंड और वाइफ बेचारे दोनों के दोनों जेल में। क्या गुनाह है सर? नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर एक नेशनल लेवल पे मुद्दा बन चुका है महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर। पीएसए के तहत उनको डिटेन किया गया था और अभी तक वो कठुआ की जेल में है। इसी सब पे हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या और ट्राइबल एक्टिविस्ट तालिब हुसैन साहब। तालिब साहब, खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तालिब साहब, महराज मलिक साहब की गिरफ्तारी को आप किस तरह देखते हैं? देखें जी, ये पूरे तौर से गैर कानूनी और गैर इंसानी तरह का एक अमल है जो कि बीजेपी ने और खासकर इस डीसी साहब जो हैं डोडा के, इन्होंने किया पर्सनल रंजिश और पर्सनल ईगो के अंदर बीच में आके। और तो बुनियाद ये दी गई कि जनाब ये हमें काम करने में अड़चन पैदा करता है। तो आप देखें कि जिस दिन से महराज मलिक साहब को गिरफ्तार किया है उसके बाद से आज तक एक छोटी सी बच्ची का वहां पे मौत हो गई, रास्ते में रुकी हुई, जाने नहीं दिया, और फैमिली के इल्जामात यही थे कि पुलिस वालों ने नहीं जाने दिया। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि तब से लेके आज तक, आज तीसरा दिन है कि पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट को एक हिसाब से बंदी बनाया हुआ है। इस जमाने के अंदर भी आज जब ग्रोक काम करता है, जब डीप सीक काम करती है, अब जब पूरा का पूरा निजाम इंसान का जो है वो पूरा फोन पे और इंटरनेट पे चल रहा है, उस वक्त आपने फोन कॉल करने की भी आपने हालत नहीं छोड़ी। डोडा के किसी शख्स से आप राब्ता करिए या उनको किसी से करना होगा, आज आपने उनको कदीम इंसान वाली दुनिया में फेंक भी दिया, और साथ ही साथ उनको इस चीज की सजा दी जा रही है कि उन्होंने महराज मलिक को वोट क्यों दिए, क्योंकि वहां पे चिनाब खित्ते में बनहाल को छोड़ के बाकी 7 में से 6 सीटें जो हैं
वो सारे के सारे जितने भी एमएलएज हैं वो किसी के नाम के साथ मलिक नहीं है, और ये वाहिद आदमी है जिसके नाम के साथ महराज के साथ अगर सिंह होता तो बिल्कुल इसने कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन चूंकि महराज है और साथ में मलिक है तो इसलिए प्रॉब्लम है। तो यही अड़चन है। लेकिन मैं हैरान इस बात से हूं कि देखें, इतने अरसे के बाद यहाँ पे स्टेट में एब्रोगेशन के बाद इलेक्शंस हुए, पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर की अवाम ने यकमुश्त होके नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक स्ट्रांग मैंडेट दिया कि चलिए उमर अब्दुल्ला साहब को काम करने दिया जाना चाहिए और वो काम करने चाहिए। हमने भी बहुत कोशिश की कि जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार काम करे, लेकिन मेरे जैसा एक्टिविस्ट सोफी साहब, हम बात करते हैं तो उठा लिया जाता है, हमें जेलों में बंद कर दिया जाता है, क्या क्या सजाएं देते हैं, फिर उसके साथ बात करने की इजाजत नहीं है, बात करेंगे तो जेल में ले जाएंगे, थाने में ले जाएंगे, झूठे केस में बुक कर देंगे, आप तारीखें भुगत भुगत के जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी। लेकिन एक चुना हुआ नुमाइंदा जो है, एक एमएलए साहब जो है, उनको ये रियायत है, ये आप समझे मेरी बात को, कि ये रियायत है कि उन्हें डायरेक्ट पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। उनका एक तो वो इंसान है हमारी तरह के, लेकिन नंबर 2 उनको एक ये प्रोविजन हासिल हो गया कि अब वो एक अलग हाउस के मेंबर हैं। उस हाउस का क्या नाम है जी? असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उस हाउस के गार्डियन कौन है बड़े? वो है जनाब हमारे स्पीकर साहब अब्दुल रहीम राठर साहब और साथ में जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। मैं हैरान हूं कि राठर साहब, एक तो उनके राठर साहब के अंडर सेक्रेटरी उस पर साइन करते हैं कि हाँ जी ठीक है आप लगा दीजिए पीएसए, और साथ ही साथ बाद में जब लोगों की लान तान शुरू होती है वहां पे राठर साहब ये जवाब देते हैं कि नहीं नहीं, असल में मेरा सिर्फ ये काम था कि मैंने बाकी एमएलएस को भेजनी थी चिट्ठी के जरिए, फोन पे ये ऑर्डर बुलेटिन कि भाई साहब महराज मलिक के ऊपर पीएसए और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। सर ये हैरान कुन बात है ना, एक गार्डियन ऑफ द हाउस और एक स्पीकर ऑफ द असेंबली ये कहे कि मैं सिर्फ डाकिया हूं जनाब, मेरा काम चिट्ठियां पहुंचाना है, तो ये अपने आप में एक बड़ा मजाक है। हमारी लड़ाई जो है महराज मलिक भाई को तो छुड़ाने की है ही है, लेकिन साथ ही साथ असेंबली की ताकत को बहाल करने की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो खोई हुई ताकत है वो तो चलिए, बाकी चीजें अपनी जगह, स्टेट की पोजीशन है क्या है, स्पेशल प्रोविजन है, वो चीजें हैं, 370 है, लेकिन मैं कह रहा हूं आज भी एक यूटी के अंदर भी आपने दिल्ली में नहीं देखा अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार को? क्या आपने अरविंद केजरीवाल के साहब के लोगों को नहीं देखा लड़ते हुए, अपने लोगों के काम करवाते हुए? आप तो मुकम्मल तौर पे लेट गए, आपने तो पूरा ही सरेंडर कर दिया, आपने तो पूरा ही कह दिया आपका दिल करे। अच्छा चलिए वो भी छोड़िए, महराज मलिक साहब खटकते थे जी, परसों तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे थे, तो आपके बड़े वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े जनाब वो बड़े अजीज थे, जब उन्होंने विड्रा की सपोर्ट, और देखिए मैं एक हम महजब एक मुआशरे के अंदर रहते हैं, हम कभी भी किसी की गलत जुबान को सपोर्ट नहीं कर सकते। महराज मलिक साहब की जुबान क्या थी क्या नहीं थी वो उनका मामला है, मैं कतई जाती तौर पे उनको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन क्या गलत बात कहने से, बात करने से क्या पीएसए लग जाएगा? क्या उसके लिए और कवानीन खत्म हो गए थे कि बस जम्मू कश्मीर के अंदर एक आखिरी कानून बचा हुआ है पीएसए, बस इसी के तहत बुक कर लीजिए? तो ये बड़ा बड़ा अनफॉर्चुनेट है सर, ये हैरान कुन बात है। ये मैं क्या ही बताऊं सर, यहाँ पे इस वक्त रोना आता है कि डोडा के तमाम तर लोगों को, छोटे से वो स्टूडेंट जो है उन बच्चों से लेके बुजुर्ग, ख्वातीन, बुजुर्ग, गरीब, अमीर, अच्छा बीमार, उस सारे के सारे लोगों को बंदी बनाया हुआ है, अंधेरे में रखा हुआ है, और वो किसी से अच्छा 70 से 80 के करीब लोग जो हैं वो बंद है। ये खबरें मीडिया में आ रही हैं, लेकिन असल खबरें क्या हैं वो अल्लाह जानता है। एक हमारी फातिमा फारूक साहिबा बहन है हमारी, काहरा से बीडीसी चेयरपर्सन, वो भी गायब है, उनके घर वाले भी गायब हैं। आज मेरी सुबह बीडीसी, ये डीडीसी हैं यहाँ से बुनिवा से, आमीना चौधरी साहिबा, मेरी उनसे बात हुई, उनके पीएसओ ड्रॉप कर दिए। उनकी जो सिक्योरिटी थी एक बीडीसी के साथ होती है, वो आपने सिक्योरिटी के जो पुलिस वाले 2 बंदे उनके साथ चला करते थे उनको विड्रॉ कर लिया आपने, तो क्या सिक्योरिटी रह गई सर एक डीडीसी की? आपने एमएलए को उठा के जेल में बंद कर दिया, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो बात करता है उसको जेल में डाल देते हो। कोई डीडीसी सपोर्ट में आता है, अब वो हालांकि खवातीन है, बीडीसी चेयरपर्सन भी और ये डीडीसी भी,
उन सब को जनाब, एक की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली और दूसरी का पता ही नहीं है, फातिमा फारूक का। मैं अभी कहीं बात तो किसी से हो ही नहीं रही है डोडा में, अभी कहीं देख रहा था कि कहीं कोई खबर चल रही थी कि वो दोनों हस्बैंड और वाइफ बेचारे दोनों के दोनों जेल में। क्या गुनाह है सर? गुनाह ये है कि आपने एक चुने हुए एमएलए के ऊपर ये कह के कि जनाब ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम है। तो पहले तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक था, जब आपने उसे गिरफ्तार किया उसके बाद क्यों बिगड़ गया लॉ एंड ऑर्डर? इसका मतलब है कि डीसी साहब झूठ बोल रहे थे और वो किसी और मंशा से वहां पे काम करना चाहते हैं। तालिब साहब, आपसे एक रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से, जैसे कि आप जानते हैं, आपने भी न्यूज़ देखी होगी, हमने भी देखी होगी, बीजेपी के जो कुछ लीडर्स हैं वो इसके हक में हैं। वो कहते हैं कि ये जो पीएसए लगा है महराजुद्दीन मलिक के ऊपर, तो ये सही लगा है। तो इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? देखिए ना जनाब, पीएसए क्यों नहीं सपोर्ट में बोलेंगे? पीएसए एक बिजनेस है। मैं कहता हूं पीएसए इस वक्त जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के पास 50 एमएलए की एक स्ट्रॉन्ग एक मेजॉरिटी है। इनको पीएसए को, क्योंकि देखें सर, पीएसए की तलवार हर उस नौजवान पे लटकती है जो हक बात करता है। पीएसए की तलवार हर उस नौजवान पे लटकती है जिसके पास 4 पैसे हैं। पीएसए की तलवार हर उस नौजवान के सर पे लटकती है जिसके नाम के साथ मुसलमान वाला कुछ लगा हुआ है। पीएसए की तलवार हर उस शख्स पे लटकती है जो मुसलमान है, जो कमजोर है, जो पैसे वाला भी है। तो पैसे दे दो, नहीं तो पीएसए में अंदर जाओगे। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, जो बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर जो है अपने नंबर बढ़ाने के लिए, कुछ इनामात के लिए, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, मैं पूरी पुलिस को नहीं कह रहा हूं, चंद पुलिस ऑफिसरान और कुछ जो सिविल इंतजामिया के लोग, ये सारे के सारे सर ये गैर कानूनी काम करने के लिए, असल हकीकत में जो सच बात करने वाले लोग हैं उनको दबाने के लिए ये पीएसए कानून जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब लाए थे यहाँ पे जंगलात की स्मगलिंग को रोकने के लिए। लेकिन आज देखें कि अज़ाब जान बन गया है। हमारी कश्मीर से कितने ही लोगों को पीएसए के तहत जेलों में बंद किया हुआ है। आपके कठुआ में देखिए कितने ही लोगों को यूएपीए, वो भी तो पीएसए है ना, बट है यूएपीए के साथ जोड़ के उनको लोगों को डाल दिया पीएसए में। दिक्कत ये है कि ये एमएलए साहब है, लोग तब बात कर पा रहे हैं। आम बनने के कितने ही किश्तवाड़ के लड़के हैं जो पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन के दौरान इन्हीं बीजेपी के लीडर्स के कहने पे वहां पे दसियों नौजवानों के ऊपर पीएसए स्लैप किया हुआ है। कौन बात करेगा सर? डोडा से कितने ही नौजवान हैं जो मेरे पास डाटा है, किश्तवाड़ से कितने ही नौजवान है, एक ही फैमिली के 5-6 लोगों पे, एक ही फैमिली के 6 लोगों पे पीएसए किश्तवाड़ के। ये कहां का जुल्म है सर? इतनी बड़ी कौन सी मिलिटेंसी चल रही है किश्तवाड़ में कि एक ही फैमिली के 6 लोगों पे आपने पीएसए स्लैप कर दिया? ये हैरान कुन बात है। और बीजेपी वाले लोगों को तो देखे ना सर, बीजेपी वाले लोगों को यहां पे अबाबील पसंद नहीं है। जो एक ट्रस्ट हसन बाबर भाई का चलता है वो पसंद नहीं है, क्योंकि वो जहां पे भी किसी के साथ भी कुदरती तौर पे जुल्म हो या जैसे भी जुल्म हो, वो गरीब की मदद करते हैं, मकान बना के देते हैं, राशन पहुंचाते हैं, जरूरियात जिंदगी की चीजें पहुंचाते हैं। लेकिन अब चूंकि वो वहां पे डोडा किश्तवाड़ के अंदर हिंदू, क्योंकि वो इम्तियाज तो करते ही नहीं, ये जो अबाबील का ट्रस्ट है हसन बाबर भाई वाला, तो ये इम्तियाज तो करते ही नहीं। हिंदू के साथ जाती हुई उसकी भी हेल्प करते हैं, मुसलमान की भी हुई उसकी से करते हैं। चूंकि वो मुसलमानों में अजीज होने लगा है अबाबील ग्रुप, इसलिए पिछले दिनों मचेल यात्रा में आपके ये जो पाडर के अंदर ये जो फ्लैश फ्लड हुआ, वहां पे ये लोग हेल्प की घर से गए, लेकिन वहां पे बीजेपी के लोगों ने इनको वापस कर दिया, आरएसएस के लोगों ने। क्योंकि बीजेपी वालों लोगों को चाहिए ही हिंदू, ताकि मुसलमान से नफरत करता रहे और मुसलमान हिंदू से नफरत करता रहे, तभी उनकी रोटी सिकेगी, तभी उनके लोग जीतेंगे। अगर हिंदू को पता चल गया कि मुसलमान हमारी मदद करेगा, जो हमारा पड़ोसी है, डोडा का एक हिंदू है, उसकी मदद उसके पड़ोसी एक मुसलमान ने करनी है। दिल्ली में बैठे हुए संगी ने आरएसएस के किसी लंबे कुर्ते, पीले कुर्ते वाले शख्स ने, जो नागपुरिया हो, उसने नहीं करनी डोडा के वाले बंदे की। उसकी तो इमीडिएट हेल्प जो होगी वही डोडा वाला करेगा। तो ठीक इसी तरह से किश्तवाड़ के अंदर बैठे हुए एक मुसलमान की भी हेल्प अगर कोई करेगा तो उसका पड़ोसी जो हिंदू है वो करेगा। तो बीजेपी को तो ये चीजें सूट नहीं करती। तो इसलिए चाहे वो कोई भी मुसलमान नौजवान, अगरचे वो बात करेगा, हक की बात करेगा, हिंदू मुसलमान को जोड़ने की बात करेगा, उन सबको ये लोग जेलों में डालेंगे। और पीएसए तो इनके हाथ में हथियार है, इसीलिए तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं।
नहीं तो कौन शख्स ऐसा होगा कि किसी इंसान की गिरफ्तारी पे इस तरह से, मुझे बताइए पीएसए डीसी साहब कोई जज है क्या? जज तो नहीं है ना। फिर अगर पीएसए सच्चा ही होता है तो लोगों का फिर क्वैश क्यों हो जाता है? अगर ये पीएसए सच में ही ये लोग क्रिमिनल्स हैं, जिस तरह से ये लोगों पे पीएसए स्लैप करते हैं देंगे, लेकिन अगर ये पीएसए सच में सच्चा होता है तो फिर हम ये लोग छूट क्यों जाते हैं? मुझे जेल में बंद कर दिया, 3 महीने में जेल में रहा, मेरे पे बहुत सीरियस क्राइम लगा दिया, तो फिर मैं छूट कैसे गया? 3 महीने में मेरी हीनियस क्राइम में कैसे जमानत हो गई? तो सर ये एक तो आवाज बंद करने की पूरी कोशिश है। अब मैं आपके चैनल के जरिए से गुजारिश ये करना चाहता हूँ पूरी स्टेट की आवाम से कि ये सिर्फ महराज मलिक साहब की बात नहीं है, पूरी जम्मू कश्मीर के लोगों के तकद्दुस की, उन लोगों के हकूक की, हम लोगों के बात करने के राइट के, उनको बचाने की, उस तहफ़्फ़ुज़ करने की लड़ाई है सर। इस पे हम सबको बात करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, ऐवान के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मैं सबसे ज्यादा उन्हीं से गुजारिश करता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम एमएलए जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को और स्पीकर साहब को धमकियों से रोके और कन्विंस करें इस बात पे कि आज अगर महराज मलिक साहब का नंबर आया है तो कल उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए का नंबर भी आएगा। मेरी फिक्र यह है कि आने वाले दिनों में अगर महराज मलिक साहब को इस पीएसए से बाहर इस तरह से नहीं लाया गया तो कल को आने वाले दिनों में क्या गारंटी है कि जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा अंडर पीएसए? तो ये चीजें हैं सर। यहाँ पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात ही नहीं है। यहाँ पे मैं हैरान इस बात से हूं कि जहां पे स्पीकर साहब ने अड़ जाना चाहिए था कि मैं पीएसए अपने एमएलए पे नहीं लगने दूंगा, वहां पे अब एमएलए ये अपने स्पीकर साहब अब्दुल रहीम राठौर साहब कहते हैं कि मैं वहीदुर रहमान परा को नहीं छोड़ूंगा। वहीदुर रहमान परा साहब का कसूर क्या है कि उन्होंने ये कहा कि जनाब आप थोड़ा रोकते तो रुक जाता, ये कसूर है? तो मतलब यहाँ पे तो क्या बंदा बात करे? बीजेपी का तो प्रोग्राम यही है, बीजेपी को तो करना यही सब है, लेकिन यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो भी क्लियर माइंडसेट के साथ नहीं आ रही, कंफ्यूज करके रख रही है। और आज 4 दिन हो गए हैं, चार दिन हो गए हैं डोडा के लोगों को कैदो बंद में, लेकिन यहाँ से चीफ मिनिस्टर साहब का एक बयान नहीं गया और चीफ मिनिस्टर साहब 10 मिनट के लिए अपना हेलीकॉप्टर उड़ा के डोडा के पहाड़ों पे लोगों के पास नहीं गए और ना ही ये कहा कि इन लोगों को कैदो बंद से छोड़िए। ये कहां कहां का इंसाफ है? कहां है हुकूमत? तालिब जी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे समझने की कोशिश करेंगे। डिप्टी कमिश्नर डोडा अगर आपको कहीं पे सुन रहे हैं तो उनके लिए आप अपना क्या पैगाम भेजेंगे? डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश है सर, देखें हम हैं, वो एमएलए साहब है महाराज भाई, हमारा हमेशा 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 हमारा आ जाके बहस व मुबासा हमारा इंतजामिया से होता है। हम जब से बात करने लगे हैं, कभी पुलिस से कभी सिविल इंतजामिया से हमारे बहस व मुबासा होता है और किसी भी शख्स की जुबान अगर ठीक गलत है तो उसको हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन एक शख्स की अगर जुबान गलत है, उन्होंने आपको ठीक तरीके से नहीं बुलाया, डीसी साहब करके नहीं बुलाया, तो आपने उस खुंदक में आके पीएसए लगा दिया, ये तो इंसाफ की बात है ही नहीं सर। और दूसरा कोई जुर्म जो है साबित होता हुआ मेरी नजरों के सामने तो आ नहीं रहा है। आता तो आप लोग उसको डिस्प्ले करते। पब्लिक में तो फिलहाल बीजेपी वाले लोग ये चला रहे हैं कि जनाब इन्होंने बुरहान वानी को सपोर्ट किया था महराज मलिक साहब ने। कब की बात कर रहे हैं? 1947 की। तब वो बंदा बेचारा पॉलिटिक्स में भी नहीं था और पता नहीं क्या कहा और किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, या वीडियो एडिटेड है, खुदा जानता है, कुछ पता नहीं। लेकिन अब हैरानकुन बात यह है सोचने वाली कि यहाँ पे डीसी साहब को ये समझना चाहिए कि उन्होंने बहुत मेहनत करके वो आईएएस बने हैं। आज उनको इस ईगो पे आके महराज मलिक साहब से खुंदक की वजह से पूरे डोडा के लोगों को सजा नहीं देनी चाहिए। आज मैंने सुना है कि 80 से पता नहीं सैकड़ों की हजारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार करके पता नहीं कहां फेंका हुआ है। तो ये सर, ये सारे के सारी बद्दुआएं जो हैं ये डीसी साहब के सर चढ़ेंगी। तो मैं डीसी साहब से भी और यहाँ की पूरी इंतजामिया से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप यहाँ के लोगों को इंसान समझिए। आपको वक्ती तौर पे अगरचे लग रहा है कि ये इंसान नहीं है, जिस पे दिल करता है लाठी घुमा देते हैं, जिस पे दिल करता है कानून की छुरी घुमा देते हैं, ये ना करें। कुल मिला के ये लोग भी इसी रियासत के बाशिंदगान हैं और इसी मुल्क के कानून ने इनको हकूक दिए हैं कि ये जिंदा रहें और अपने मुताबिक, अपने हिसाब के मुताबिक, अपने मर्जी मुताबिक अपने
जिंदगी को बसर करें, लेकिन आप लोगों ने इनकी जिंदगियों को अजाब बना के रख दिया हुआ है। आज जो भी हालात हैं डोडा के अंदर, ये डीसी साहब आपकी वजह से हैं। चलिए, आपका तालिब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम से बातचीत कर रहे थे ट्राइबल एक्टिविस्ट चौधरी तालिब हुसैन साहब, जिनसे आपने बातचीत की, इनसे कोई सवालत पूछे और जवाब जानने की कोशिश की। आप नाजरीन की महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर क्या राय है, आप अपने क्या व्यूज रखेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज और अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे वॉइस ऑफ पब्लिक। दीजिएगा मुझे इजाजत, खुदा हाफिज।